हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्सपर्ट सुपर एकेडमी पर मैं प्रिय कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस। तो आज बेटा हम शुरुआत करते हैं लाइफ प्रोसेस। अभी तक हिंदी मीडियम वालों को पहला चैप्टर भी शुरुआत कर चुके हैं, 9th का भी पहला चैप्टर शुरुआत कर चुके हैं और 12th का भी 11th का भी हम शुरू कर चुके हैं। अब स्टेप बाय स्टेप बच्चों आप लोगों को जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दोनों क्लासें अवेलेबल रहेंगी। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको डेली क्लासें मिलेंगी, निश्चित तौर पे मिलेंगी। तो लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। अब बेटा देखो, कोई भी जीव होगा तो वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। वही क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेस। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो वो एक्टिविटी करेगा। अगर एक्टिविटी करेगा बेटा तो उसमें लाइफ प्रोसेस होगा, जैव प्रक्रम। अब देखिए बेटा, यहाँ पहली हेडिंग आपको डाल देते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस तो यहाँ लिखते हैं लाइफ इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन of molecules नेक्स्ट, ये नंबर फर्स्ट पॉइंट हो जाता है बच्चों आपका यहाँ से। फिर सेकेंड पॉइंट है लाइफ प्रोसेस सच as growth, metabolism and reproduction। etc। लाइफ प्रोसेस बेटा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर फॉर्मेशन हुआ है तो वो किसी न किसी मॉलिक्यूल से हुआ है। जैसा कि यहाँ हमने एग्जाम्पल में एक दिन आपको बताया था बेटा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन अगर होता है तो उसके लिए पहले सब एटम होते हैं। जब कई सब एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो मिल जाता है, एटम बन जाता है। और जब कई एटम मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। लेकिन सब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये सभी होने चाहिए लिविंग पार्टिकल्स। अगर लिविंग पार्टिकल्स हैं तो बेटा वो क्या करेंगे? मोशन करेंगे। अगर मोशन करते हैं तो वहाँ पे लाइफ होगी। लाइफ है तो वो ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म में प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। तो यहाँ देखो, तो लाइफ प्रोसेस सच एज, यहाँ पर ग्रो हो गया जिसको हम ग्रोथ कहते हैं बेटा। ग्रोथ तो यहाँ देखो, पहला नंबर 1 जो आपका बेटा है ग्रोथ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ की यहाँ पर हम डिफिनीशन दे सकते हैं बेटा कि इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इंक्रीज इन मास
इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे बेटा तो उनका मास बढ़ जाएगा, और ये दोनों ही आपके कहलाते हैं ग्रोथ। और जो ग्रोथ होता है बेटा वो दो तरह से होता है, दो तरह से होता है। एक तो होता है बेटा आपका एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, और नंबर दूसरा आपका होता है बेटा इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। इसको मिटा दें बेटा, यहाँ दे। एक्सटर्नल ग्रोथ ये होता है बेटा नॉन लिविंग में। किस में होता है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बेटा आप लोग, क्या लिख सकते हैं? जैसे आपका हो गया माउंटेन, सैंड, माउंटेन सैंड, बोल्डर्स, etc। और ये जो ग्रोथ होता है बेटा वो होता है लिविंग, लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ में डिफरेंट क्या है बेटा? तो यहाँ पर देखो, जो अगर कोई वस्तु अगर नॉन लिविंग है तो उसमें जो ग्रोथ होगी वो बाहर की ओर से होगी, और अगर कोई लिविंग है तो उसमें जो ग्रोथ होगी बेटा वो अंदर की तरफ से होगी। तो यही डिफरेंस है कि लिविंग में जो ग्रोथ होगा वो इंटरनल होगा, और नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होगा वो होगा एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल क्यों होगा बेटा? जैसे कि माउंटेन हो गया, तो माउंटेन के ऊपर क्या होता है कि धीरे धीरे जो डस्ट होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं। या फिर हम सैंड की बात कर लें, बोल्डर्स की बात कर लें, तो उस पर जो आउटर पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर डिपॉजिट होते रहते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक लिविंग हो गया और दूसरा क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। ये आपका हो गया लिविंग हो गया बेटा, और ये आपका हो गया क्या? नॉन लिविंग हो गया, नॉन लिविंग। तो लिविंग में क्या है बेटा? लिविंग में हमने बताया कि ग्रोथ क्या होगा? अंदर से होगा। कैसा ग्रोथ होगा? यहाँ पर इनसाइड ग्रोथ, अंदर की ओर से वृद्धि होगा। लेकिन इसमें जो ग्रोथ होगा बेटा वो आउटर, मतलब यहाँ बाहर से होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? ये आउटसाइड ग्रोथ, आउटसाइड ग्रोथ। बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखो लाइफ प्रोसेस यहाँ पे बताया, तो लाइफ इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइफ प्रोसेस सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अब ग्रोथ यहाँ दो तरह से होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हो, तो ये किस में होता है? नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। इंटरनल ग्रोथ, लिविंग बींग्स, जो प्लांट्स में और एनिमल, तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होगी वो अंदर से होगी। क्योंकि बेटा क्या होता है ना कि जो सेल है वो सेल डिवीजन करता है, कंटिन्यू डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के कारण जो है हमारा जो सेल है वो लगातार जो है ग्रोथ करता रहता है। जैसे प्लांट की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। जब तक उनकी लाइफ होती तब तक ग्रोथ उसमें होता है, इंक्रीज होते रहते हैं वो। लेकिन जो
एनिमल्स हैं तो उसमें जो ग्रोथ होता है वो क्या है बेटा कि एक लिमिट हो जाएगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बच्चों चैनल नोट करें, फिर हम आपको आगे लिखवाते हैं। तब तक हम इंक भी डाल लें, नोट कर लीजिए। देखिए ओके स्टूडेंट, हो गए बच्चों, इसको आप मिटाते हैं। नेक्स्ट है बेटा नंबर 2। नंबर 2 आपका है जो नंबर 2 है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। ये जो क्रिया है ना, जो ये रिएक्शन है, वो चाहे यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, ये दोनों में होता है। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें बेटा मेटाबॉलिज्म होता ही है। तो मेटाबॉलिज्म इज द मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स। अगर हम किसी भी लिविंग बींग्स का अगर मेन कैरेक्टर अगर जानना चाहते हैं तो उसका जो मेन कैरेक्टर है बेटा वो है मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, तो मेटाबॉलिज्म को हम कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं। तो पॉइंट बनाने के बाद देखो लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन सेलुलर organism। नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा नंबर देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म in living organism। नंबर 1 बेटा कैटाबोलिज्म। नंबर 2 है आपका बेटा एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म ब्रेक डाउन, ये किसी भी मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता है बेटा। एनाबोलिज्म बिल्डअप। एग्जाम्पल बेटा, जैसे कि आपने चावल खाया और चावल में राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली जो है कि
आपकी जो सेल है या जो बॉडी है उसको उसका एसिमिलेशन कर लेगी। तो उसके लिए बेटा उससे सिंपल होना पड़ता है ना। डाइजेशन की जो डिफिनीशन है हमने बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चेंज इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो उसी तरह से ब्रेक डाउन, जैसे यहाँ पर क्या होता है बेटा कि आपने लिया क्या कार्बोहाइड्रेट लिया, तो कार्बोहाइड्रेट जो चेंज होगा बेटा तो वो चेंज हो जाएगा किस में, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज होगा। फिर नेक्स्ट यदि आपने क्या लिया बेटा फैट, लिपिड जिसको कहते हैं, तो फैट लेते हैं तो फैट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में, फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो फैट में चेंज हो जाता है, बॉडी उसे फैट के रूप में ही स्टोर करेगी। अगर फैट लेते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाता है। तो ये अलग प्रोसेस है, जब हम आपको डाइजेशन पढ़ाएंगे तो बताएं, अभी तो हम ओवरव्यू आपको बता रहे हैं बेटा। फिर यहाँ पर यदि आप लेते हैं क्या प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन चेंज हो जाता है किस में बेटा, अमाइनो एसिड में। किसमें चेंज हो जाता है, अमाइनो एसिड में। लेकिन एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि बेटा कि इन एनर्जी को इस्तेमाल करने के बाद ये ग्लूकोज को चेंज कर देते हैं किस में, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन के रूप में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब फैट को फैट के रूप में स्टोर कर लेते हैं, अमाइनो एसिड है तो वो न्यूक्लिक एसिड के रूप में उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह से बेटा जो सेल में होगा वो कैटाबॉलिज्म होगा या एनाबॉलिज्म होगा। जैसे कि आप लोग पता होगा कि हम ब्रीद में या रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी क्यों सेलेक्ट करती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है कि बेटा ग्लूकोज को ब्रेक करती है, ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद उससे रिलीज करती है एनर्जी। ये तो रही बड़ी सिंपल सी बात। तो जीवो में क्या है कि एक तो कैटाबॉलिज्म होगा, दूसरा एनाबॉलिज्म होगा। और मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल प्रोसेस इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, दोनों में ही केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसको बेटा हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई, तो इतना नोट करें बेटा, फिर हम आपको आगे लिखाते हैं। नोट हो गया बच्चों, समझ में आ रही बातें? बच्चों आप लोग हमसे जुड़िए, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। और इस तरह से बेटा आपको समझाएंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो यहाँ मेटाबॉलिज्म हो गया, जो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो। चल इसको मिटा देते हैं बच्चे। नेक्स्ट नंबर 3 क्या था एग्जाम्पल में, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द न्यू, मतलब एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कि ऑफस्प्रिंग होता है। तो रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है कि एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग होता है, जिसके द्वारा एक नई संतति का निर्माण होता है बेटा। ये बातें तो समझ में आती है। अब यहाँ देखिए रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है बेटा। एक तो आपका होता है क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction, sexual reproduction।
इसमें क्या है बेटा, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ऑर्गेनिज्म सिंगल होता है, लेकिन इसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डबल होता है। एक तो मेल होगा बेटा, दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना देते हैं, एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना देते हैं। लेकिन ये क्या है बेटा कि इसमें सेल डिवीजन होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें सिनगैमी एब्सेंट होता है। तो ये जब टूटते हैं बेटा तो दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर बेटा सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बेटा इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवीजन करता है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए नेक्स्ट अभी लाइफ प्रोसेस का ही चल रहा है बेटा, उसके एग्जाम्पल हम आपको बता रहे थे। अब यहाँ पर अगला क्या है कि लाइफ प्रोसेस आर दीज बेसिक फंक्शन ऑफ लिविंग बींग्स। एनर्जी इज रिक्वायर फॉर ऑल, जितने भी अगर एक्टिविटीज होते हैं लाइफ प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। सिंपल भाषा में समझो बेटा कि अगर लाइफ प्रोसेस कोई कर रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं बेटा। तो लाइफ प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा बेटा, न्यूट्रिएंट से मिलेगा। और न्यूट्रिएंट जो हैं वो किस में प्रेजेंस रहेंगे, फूड में प्रेजेंस रहेंगे। और इनको लेने का जो प्रोसेस है, जो क्या है बेटा, जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन। बात समझ में आती है? यहाँ देखिए लाइफ प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट में जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, प्रोटीन्स। और ये न्यूट्रिएंट कहाँ मिलेंगे, फूड। और इनको लेने का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, न्यूट्रिशन कहलाएगा। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? चलिए नेक्स्ट इतना नोट कर लें बच्चों, फिर आगे पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म exhibit are all of them नंबर वन है बेटा आपका, जैसे कि हमने बताया न्यूट्रिशन हो गया। नंबर 2 आपका हो जाएगा बेटा क्या, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। नंबर 3 आपका है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। नंबर 4 आपका है बेटा ब्लड सर्कुलेशन। नंबर 5 है बेटा आपका एक्सक्रेशन।
जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से थ्रो आउट कर देते हैं बेटा, तो एक्सक्रेशन हो गया। फिर आपका है बेटा नंबर 6। नंबर 6 है कि किसी भी मैसेज को हम क्या करते हैं बेटा, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको एक बोलते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये होता है बेटा कि वो न्यूट्रिशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यहाँ हो गए बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब इसके लिए हमने बताया था बेटा कि जैसे कि अगर लाइफ प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या चाहिए बेटा, न्यूट्रिएंट चाहिए। और वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेगा बेटा, फूड से मिलेगा। और इनको जो लेने का हमने बताया था कि प्रोसेस क्या कहलाएगा, इनको लेने का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई। लाइफ प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिएंट से मिलेगा। न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। और इनको लेने का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो आज की क्लास से यहाँ से बेटा ओवर की जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, जय हिंद।